हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और इस सीरीज में हम सॉल्व करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज फॉर द नीट एग्जाम बायोलॉजी सेक्शन से। आज हम जो चैप्टर कवर करेंगे बच्चों वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। आप जानते हैं इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके बायोलॉजी क्लास 12 से, और आज हम उसके फर्स्ट चैप्टर से सारे के सारे पीवाईक्यूज यहाँ सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स, एज यू नो, है ना। आप ऑलरेडी ये सेशन अटेंड कर चुके हैं सीरीज में। हर क्वेश्चन के लिए मैं दूंगी आपको 15 सेकेंड्स। जल्दी से अपना आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड में कैलकुलेट करके बताना मुझे कि कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं बच्चों। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। निश इज एक टर्म होती है इकोलॉजी में, निश। ऑलराइट, निश किसको कहते हैं? नीट 2018 का क्वेश्चन है। रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव, फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, all the biological factors in the organism's environment, या फिर the functional role played by an organism where it lives। yes बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा, आपका टाइमर सेट कर देती हूं मैं 15 सेकेंड्स के लिए। जल्दी से सारे ऑप्शंस रीड कर लीजिए और रिफ्लेक्ट करके सही आंसर दीजिए। आई होप यू हैव गॉन थ्रू। निश क्या होता है बच्चों? बहुत ही दो रिलेटेड टर्म्स आपके सिलेबस में इकोलॉजी में हम बात करते हैं, हैबिटेट और निश। तो आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए कि निश क्या होता है। ऑलराइट, तो 15 सेकंड का टाइमर शुरू करती हूं आपका। जल्दी से लेट मी नो व्हाट एक्चुअली निश इज। रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स, फिजिकल स्पेस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फंक्शनल रोल। 4 3 2 1 टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, दैट इज फंक्शनल रोल। देखो, जैसे मैंने आपको कहा इकोलॉजी में दो बहुत ही रिलेटेड टर्म्स हैं, वन इज हैबिटेट एंड अदर इज निश। ओके, तो हैबिटेट टर्म हम यूज करते हैं एक्चुअली उस प्लेस के लिए, उस साइट के लिए, राइट, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। ऑलराइट, लेकिन बच्चों उस पर्टिकुलर प्लेस में रह के वो ऑर्गेनिज्म क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, ऑलराइट, या वो किस तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है बच्चों, वो सब बनाता है उसका निश। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि जैसे जहां आप रहते हैं, राइट, जहां आपका घर होता है वो कहलाता है आपका हैबिटेट। बट बच्चों वो एरिया जहां आप पढ़ने जाते हैं, वो कोई स्कूल, कोई कोचिंग, या फिर आपके अगर पेरेंट्स की बात करें उनका ऑफिस हो सकता है, ऑलराइट, उनकी शॉप हो सकती है। तो जहां भी आप एक डेली एक्टिविटी के लिए एक अपना डेली रोल निभाने जा रहे हैं, दैट इज योर प्रोफेशन। ऑलराइट, तो हैबिटेट है आपका घर, लेकिन निश है आपका प्रोफेशन। ऐसे ही स्पीशीज का क्या प्रोफेशन है, क्या रोल है इन द एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं निश। ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही जनरल सी बेसिक सी टर्म है, बहुत बारी पूछी गई है, तो सबको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। निश ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू इट्स। निश क्या कहलाता है? एक्चुअली अभी हमने डिस्कस किया है, फिर से क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 1996 में। फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अक्रेंस, प्लेस ऑफ इट्स अक्रेंस, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी या सेंटर ऑफ ओरिजिन। निश एक स्पीशीज का क्या डिफाइन करता है, क्या सिग्निफाई करता है? तो 15 सेकेंड्स का टाइमर, जल्दी बताइए। अभी डिस्कशन किया है हमने फंक्शन एट इट्स प्लेस, प्लेस ऑफ अक्रेंस, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, सेंटर ऑफ ओरिजिन। हरी अब बच्चों, जल्दी से गिव योर राइट आंसर। 3 2 1 टाइम अप। अभी आज हम डिस्कस करके हटे हैं बच्चों, जहां भी ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, जो भी उसकी बाउंड्री है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इन द एनवायरनमेंट, वो कहलाता है उसका निश। आप इसको समझ सकते हैं इजीली बाय द टर्म प्रोफेशन। ऑलराइट, जहां पर भी हम अपना प्रोफेशन परफॉर्म करने जाते हैं, टू अ ऑफिस, टू अ प्लेस, टू अ साइट, वो कहलाता है निश। ऑलराइट, जहां हम रहते हैं दैट इज अ हैबिटेट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन of the same kind of organisms constitutes what? AIPMT का क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन। फिर से सबके सब ऑर्गेनिजम्स को मिला के जो कि एक ही पॉपुलेशन का पार्ट है, वो सब क्या कहलाते हैं? आर दे कॉल्ड कॉलोनी, आर दे कॉल्ड जीनस, कम्युनिटी, स्पीशीज? कम ऑन, एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। सम टोटल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, सेम काइंड। ठीक है, क्या कहलाएगा?
15 सेकेंड्स, हरी आप जल्दी से बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल सी यूनिट है, वेरी इजी टू आंसर। सब बच्चों की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, ऐसी तरह की पॉपुलेशन जो सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टिट्यूट करे वो कहलाती है स्पीशीज, एक पर्टिकुलर स्पीशीज। ऑल्दो अभी जो एक रीसेंट हम स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें हम बात करते हैं सेम तरह के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑलराइट, ये पुरानी डेफिनेशन कह सकते हैं हम, या एक जनरल डेफिनेशन कह सकते हैं। बट अगर हम स्पीशीज की बात करते हैं तो बच्चों सब के सब ऑर्गेनिजम्स जो होंगे एक स्पीशीज में, उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा, पहली बात। और दूसरी कैपेबिलिटी जो इन सब ऑर्गेनिजम्स में मिलेगी आपको वो होगी इंटरब्रीडिंग की। इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में ब्रीड करके न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्रोजेनी गिवराइज करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। ऑलराइट, तो जनरली अगर आप डेफिनाइन करें, डेफिनेशन दें तो दैट इज स्पीशीज। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज? जो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं उनमें क्या होता है? दे लिव इन सेम निश, क्या वो सेम प्रोफेशन फॉलो करते हैं, सेम हैबिटेट में रहते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, या डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं? अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए मेरा पर्पस था आपको बताना कि और क्या क्या इंक्लूडेड है स्पीशीज में। ऑलराइट, AIPMT 2002 का क्वेश्चन, हरी अब बहुत सिंपल है। लिव इन सेम निश, लिव इन सेम हैबिटेट, इंटरब्रीडिंग, लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। 15 सेकेंड, हरी अब बच्चों जल्दी से अपना आंसर लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। वेरी सिंपल, वेरी इजी, हरी अप। लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक तो जीन सेम होने चाहिए और वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सके, ये कैपेबिलिटी उनके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में ब्रीड नहीं करते, अगर बाय चांस कर पाते हैं तो उसको हम इंटर स्पेसिफिक हिब्रिडाइजेशन कहते हैं, और वो सिर्फ आर्टिफिशियली पॉसिबल है, नेचर में ऐसे केसेस रेयरली देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, क्लियर सबको? नेक्स्ट, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। अगर एक इकोसिस्टम में आपको एक स्पीशीज के या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में लाइट, न्यूट्रिएंट्स और स्पेस की जो कंपटीशन देखने को मिल रही है, तो वो किस वजह से हो सकती है? क्यों? क्योंकि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट निश में डिपेंडेंट है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेम एरिया में या सेम निश में रहते हैं, डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेम हैबिटेट में रहते हैं, या डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट निश में रहते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1988 में AIPMT में पूछा गया था, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट सीवर। सबसे ज्यादा डेंजरस कंपटीशन आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स के बीच में देखने को मिलेगा? जो बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, जो डिस्टेंटली रिलेटेड हो, सेम एरिया हैबिटेट को ऑक्यूपाई करें या डिफरेंट हैबिटेट को ऑक्यूपाई करें। तो 15 सेकेंड, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। बच्चों यहाँ पर जरूरत है उन सब स्टूडेंट्स की जो बहुत सीरियसली अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड डिस्कसिंग, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन आंसरिंग? ऑलराइट, 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे हम क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की। वो ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, जो एक ही एरिया में रहते हैं, एक ही निश ऑक्यूपाई करते हैं, उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी सेम है, सेम इकोसिस्टम में सेम जगह पर रहेंगे, हैबिटेट सेम है और सेम तरह की चीजों पर डिपेंडेंट है। उसी लाइट, उसी न्यूट्रिएंट और उसी स्पेस के लिए वो आपस में क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। दो स्पीशीज अगर डिफरेंट है, डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो अपने आप को उस कंपटीशन से एक्सक्लूड भी कर सकती हैं, क्योंकि उनकी हैबिट ऑफ ईटिंग, हैबिट ऑफ लिविंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। बट बच्चों, जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनकी हैबिट्स भी सेम है, उनकी हैबिटेट भी सेम है, तो उनमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सबको समझ में आया? तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो सेम एरिया और सेम निश को ऑक्यूपाई करें, वो बहुत ज्यादा डेंजरस कंपटीशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर गिवन है यहाँ पे आपको, 2010 का क्वेश्चन है। बच्चों पहले ही बता दूं, ये कॉन्सेप्ट आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। ऑलराइट, आपको पता है सिलेबस रिड्यूस्ड है आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक में, बट जो बच्चे अच्छे से
नीट की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने ओल्ड एनसीईआरटी बुक को भी गो थ्रू किया होगा, तो उन्हें ये ग्राफ आता होगा डेफिनेटली। ऑलराइट, तो जिनको नहीं भी आता वो अब देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नीट की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आई है रिगार्डिंग द सिलेबस। ओके, तो figure given below is diagrammatic representation of response of organisms to abiotic factors। abiotic factors को कैसे organisms respond करते हैं वो यहाँ पर given है। तो 1, 2 और 3 क्या represent कर रहे हैं, देखिए आपके सामने 1, 2 and 3 क्या represent कर रहे हैं वो आपको बताना है। कन्फर्मर है, रेगुलेटर है, पार्शियल रेगुलेटर है, रिस्पेक्टिवली 1, 2 and 3। रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, partial regulator, regulator, conformer, or is it regulator, conformer and partial regulators। तो organisms कैसे abiotic factors को respond करते हैं उसके basis पे हम organisms को classify करते हैं conformers, regulators और partial regulators में। alright, तो उसी के basis पे पूछा गया कि ये जो external और internal factors का जो graph है वो किसके लिए suitable बैठेगा, first, second और third। yes बच्चों, so I hope you have gone through the options, सबने पढ़ लिया options। ऑलराइट, 15 सेकेंड, हरी अप बच्चों, 15 सेकेंड का टाइम, जल्दी से बताइए कौन सा ग्राफ किस तरह की स्पीशीज को, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3, 2, 1। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करूं बच्चों, ये हैं रेगुलेटर्स। ऑलराइट, और अगर मैं सेकेंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करूं ये हैं कन्फर्मर्स, और थर्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करूं बच्चों ये हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। जैसा आप जानते हैं रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकते हैं, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। मतलब ये होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बाहर जैसा भी फैक्टर हो, टेम्परेचर हो, सैलिनिटी हो, कुछ भी हो, they anyhow try to regulate themselves। alright, वो अपने आप को इंटरनली रेगुलेट करके चलते हैं। कन्फर्मर्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बाहर के टेम्परेचर, बाहर की सैलिनिटी, बाहर के पीएच के अकॉर्डिंग अपने आप को झट से मॉड्यूलेट कर लेते हैं, बाहर के अकॉर्डिंग ही ढल जाते हैं। और पार्शियल रेगुलेटर्स की बात करूं तो बच्चों एक टाइम तक तो पार्शियल रेगुलेटर्स कोशिश करते हैं कि वो भी कंफर्म कर सके, बट एक टाइम के बाद बच्चों वो भी रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, क्लियर टू यू। तो रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका ग्राफ पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। क्लियर, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के कंटेक्स्ट में बात की गई है। ऑलराइट, क्लियर। तो पार्शियल रेगुलेटर्स का ग्राफ जाएगा कि एक टाइम तक ये करेंगे कंफर्म करने की कोशिश और उसके बाद कर देंगे रेगुलेट। रेगुलेटर्स अपने आप को रेगुलेट करेंगे इंटरनली। कन्फर्मर्स जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मॉडिफाई होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, इंटरनल फैक्टर्स को भी वो अपनी बॉडी के चेंज करते रहेंगे। ऑलराइट, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको ये समझ में आता है। ऑलराइट, क्लियर। जिनको नहीं समझ में आता है एक बार ओल्ड एनसीईआरटी बुक जरूर गो थ्रू करना। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है और ये सारी स्टेटमेंट्स कैंगरू रैट की अडेप्टेशन से रिलेटेड है। ऑलराइट, डेजर्ट एनिमल है कैंगरू रैट, वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है टू लिव इन अ डेजर्ट उसके बारे में है। तो आपको चूज करना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ऑलराइट, कौन सी स्टेटमेंट्स एक्चुअली सूट करती हैं कैंगरू रैट पे। डार्क कलर होता है इनकी स्किन का, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इज इट सो? दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर, हैव देयर बॉडी कवर्ड विथ थिक हेयर्स। इज इट सो? They feed on dry seeds and do not require drinking water. They excrete very concentrated urine and do not use water to regulate body temperature. Yes बच्चों, चारों स्टेटमेंट्स में से ट्रू कौन सी हैं कैंगरू रैट के कॉन्टेक्स्ट में? ध्यान से पढ़िए। अडेप्टेशंस दो ये भी न्यू एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट ओल्ड एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारी रेपिटेटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, सो आई होप यू आर रेडी विद द आंसर। 15 सेकेंड्स, हरी अप बच्चों, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। क्या सही है विद कॉन्टेक्स्ट टू कैंगरू रैट? यस बच्चों, लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2 and 1।
ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स राइट हैं अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं बिकॉज डेजर्ट्स में पानी अवेलेबल नहीं है। स्लो रेट ऑफ ब्रीदिंग रखते हैं सो दैट यू नो वाटर कंजर्व रहे, रेस्पिरेशन में लॉस ना हो बहुत ज्यादा। बॉडी जो है थिक हेयर्स से कवर्ड है, ऑलराइट। दे फीड ऑन ड्राई सीड्स, ऑलराइट, ड्राई सीड्स पे फीड करते हैं और ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, तो हम यहां पर देखते हैं बच्चों, ये भी पुरानी एनसीईआरटी का स्निप है। बिहेवियरल अडेप्टेशन शो करते हैं ये। व्हाट इज द अडेप्टेशन? कैंगरू रैट है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में मिलेगा। सारी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, मतलब खुद की बॉडी में जो फैट है उसको मेटाबोलाइज करके वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है। अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर ही रिमूव हो थ्रू एक्सक्रीशन। ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, स्पेशल काइंड ऑफ रूट्स, एक बहुत ही डिफरेंट तरह की रूट्स जिनको हम कहते हैं न्यूमैटोफोर्स, कैरेक्टरिस्टिकली हमें कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। बच्चों ये प्लांट्स कैसे, कौन से एनवायरनमेंट में, कैसी सॉइल्स में ग्रो करते हैं? सैंडी सॉइल, सलाइन सॉइल, मार्शी प्लेसेस, सॉल्ट लेक्स और ड्राईलैंड रीजन्स। एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। आपको पता है न्यूमैटोफोर्स हमें किस तरह के प्लांट्स में मिलती हैं और वो प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, और ये भी एक तरह की अडेप्टेशन है। व्हाई सच प्लांट्स ग्रो न्यूमैटोफोर्स? ओके, न्यूमैटोफोर्स जनरली हम कहते हैं जो एरियल रूट्स होती हैं। ओके, क्लियर? 15 सेकेंड्स, हरी आप राइट आंसर लिखिए अपना कमेंट सेक्शन में। लास्ट 10 seconds for you. Hurry up children. 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. Of course बच्चों ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं मार्शी प्लेसेस में और सॉल्ट लेक्स में। आपको पता है कि मार्शी प्लेसेस में बहुत ज्यादा दलदल जैसी कंडीशंस होती हैं, बहुत ही ज्यादा हाईली फ्लडेड 3 to 4 feet ऑफ स्टैंडिंग वाटर होता है, और ऐसी कंडीशन में रूट्स जो हैं वो ब्रीद नहीं कर पाती हैं। या इक्वली अगर ये सॉल्टी एरियाज में भी ग्रो करेंगी, सॉल्ट लेक्स में भी ग्रो करेंगी, तब भी इनको बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। दैट्स वाई जो स्टेम होती है प्लांट की, ऑलराइट, शूट सिस्टम जो होता है उसी के ऊपर ये रूट्स लटकने लग जाती हैं और ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है मार्शी एरियाज में ग्रो कर रहे प्लांट्स की, ऑलराइट, न्यूमैटोफोर्स जिनको हम कहते हैं। क्लियर? टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। जब बाहर टेम्परेचर चेंज होता है तो ऑर्गेनिजम्स जो अंदर से भी अफेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होमियोथर्मिक, एक्वेटिक, पोइकिलोथर्मिक, डेजर्ट लिविंग। जो ऑर्गेनिजम्स बाहर के बदलते टेम्परेचर के साथ अफेक्ट होते हैं, ऑलराइट, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, होमियोथर्मिक, एक्वेटिक, पोइकिलोथर्मिक, डेजर्ट लिविंग। तो 15 seconds, हरी अप। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इजिली आंसर कर सकते हैं आप। Let me know the right answer. Last 5 seconds. Yes, children, all the options in front of you. Quickly mark your answer. Time up. Of course, बच्चों जो organisms बाहर के बदलते टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बदल लें बच्चों, उनको हम कन्फर्मर्स कहते हैं, ऑलराइट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इन जनरल पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ओके, पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। जैसे कि जनरली आपको पता है कि जो लिजर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जनरली वो अपना टेम्परेचर इंटरनली रेगुलेट नहीं कर सकते। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन जाता है विंटर्स में, उनकी बॉडी अफेक्ट होती है, इसीलिए वो उसी से पहले, विंटर्स के अप्रोच करने से पहले कहीं जाकर छुप जाते हैं, ऑलराइट। इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो बच्चों इसको, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, ऑलराइट। एक्सट्रीमिटीज, टेल एंड ईयर, जो बॉडी के एक्सटर्नली निकले हुए पार्ट्स होते हैं, जैसे ईयर्स हो गए, टेल हो गई, लिम्स हो गए, ओके, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही शॉर्ट होते हैं, ठीक है। वो उन एनिमल्स में शॉर्ट होते हैं जो कि कूलर रीजन में रहते हैं, जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनमें छोटी छोटी एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, एज कंपेयर टू दोज इनहैबिटिंग वार्मर जोन्स। आपने कभी नोटिस किया होगा जो लोग जनरली माउंटेन्स में रहते हैं उनकी बहुत छोटे छोटे एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे कि नोज बहुत छोटी होगी, आईज बहुत छोटी होंगी, ईयर्स बहुत छोटे होंगे, हाइट बहुत छोटी होगी, लिम्स बहुत छोटे होंगे।
तो ऐसा किस रूल के कारण है? इज इट बर्गमैन्स रूल, जॉर्डन्स रूल, ग्लॉगर्स रूल, एलन्स रूल? आपकी पुरानी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट। एआईपीएमटी में पूछा गया सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड, 15 सेकेंड्स, हरी अप। एक्सट्रीमिटीज छोटी होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि कोल्डर रीजन्स में इनहैबिट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कौन सा रूल? 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों इसको हम कहते हैं एलन्स रूल। अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर एरियाज में रहेंगे, अगर उनकी एक्सट्रीमिटीज बहुत छोटे साइज की होंगी तो उनको ठंड भी कम लगेगी। They will be protected from the low temperature or winter environment. All right. Mammals from colder climates have shorter ears and limbs to minimize heat loss, ताकि उनकी बॉडी से हीट लॉस कम हो। All right. इसको एलन्स रूल कहते हैं। तभी बच्चों जो पोलर सीज में एक्वेटिक मैमल्स रहते हैं, सील्स रहते हैं, उनके ऊपर थिक फैट ऑफ ब्लबर भी होता है। ऑलराइट, वो भी इसीलिए होता है ताकि इंसुलेशन हो सके, हीट लॉस कम हो। तो ये दोनों ही अडेप्टेशंस हैं लो टेम्परेचर से बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म को। आई होप क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली व्हाट? विविपैरस, सक्यूलेंट प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स, हेट्रोफिलस। एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, डेजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं? विविपैरस होते हैं, सक्यूलेंट्स कहलाते हैं, हर्बेशियस कहलाते हैं, हेट्रोफिलस होते हैं। इस बच्चों 15 सेकेंड्स, जल्दी से, टाइमर शुरू हो गया आपका, हरी अप। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों राइट आंसर है सक्यूलेंट्स। आपको पता है जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं इनको हम जीरोफाइट्स भी कहते हैं। ऑलराइट, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको हम सक्यूलेंट्स, जीरोफाइट्स भी कह सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में भी आपको अडेप्टेशन मिलेंगी टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स, टू सर्वाइव इन हाई हीट। ओके, क्लियर? संकन स्टोमेटा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आपको पता है कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टोमेटा एपिडर्मिस में प्रेजेंट डायरेक्टली होने की बजाय थोड़ा डीपली सीटेड होती है, थोड़ा अंदर जाके आपको ट्रांसफर सेक्शन में स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। तो बच्चों ऐसे संकन स्टोमेटा, या जिनको आप डीपली सीटेड स्टोमेटा भी कह सकते हैं, डीपली सीटेड स्टोमेटा आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेंगे? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हैलोफाइट्स। तो हाइड्रो हुए जो वाटर में ड्वेल करते हैं, मीजो हुए जो मीजिक कंडीशंस, मीजोफाइट्स होते हैं। ऑलराइट, मीजिक कंडीशंस मतलब जो मैंने आपको समझाया, मार्शी एरियाज 3 to 4 फीट ऑफ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करते हैं। जीरोफाइट्स आपके सक्यूलेंट प्लांट्स हुए जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं। हैलोफाइट्स हुए जो हाईली सलाइन कंडीशंस में ग्रो करते हैं। वेरी ओल्ड क्वेश्चन, 1995, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जनरल। 15 सेकेंड्स, हरी अप। जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। यस, 5 4 3 2 1, टाइम अप। बच्चों ऑफ कोर्स अभी मैंने आपको इनका नाम बताया भी था, जीरोफाइट्स और सक्यूलेंट प्लांट्स कुछ ऐसी अडेप्टेशन करते हैं, उनमें से एक अडेप्टेशन है संकन स्टोमेटा प्रेजेंट होना। डीपली सीटेड स्टोमेटा होंगे, डायरेक्टली एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, तो लॉस ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड। ऑलराइट, तो देखो एनसीईआरटी स्निप में दिखाती हूँ कि डेजर्ट प्लांट्स की बात हो रही है। एक अडेप्टेशन है इनकी बॉडी पे थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होना, थिक लेयर प्रेजेंट होना। वो लीफ सरफेस पे भी हो सकती है, ऑलराइट, या फिर देयर स्टोमेटा कैन बी अरेंज्ड इन डीप पिट्स, तो मतलब डीपली सीटेड स्टोमेटा हो सकते हैं। डीपली सीटेड स्टोमेटा जिनको हम संकन स्टोमेटा भी कहते हैं, संकन स्टोमेटा भी कहते हैं। ऑलराइट, क्लियर? दे हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। इसके अलावा ये केम पाथवे फॉलो करते हैं बच्चों, जैसे हमने बात की थी C3 C4 साइकिल की, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, वैसे ही केम पाथवे भी एक स्पेशल तरह की अडेप्टेशन है जो कि हमें डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलती है। ऑलराइट, इसके अलावा इनकी लीव्स रिड्यूस्ड होती हैं स्पाइन्स में, दैट इज आल्सो वन ऑफ द अडेप्टेशंस। ऑलराइट, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्टोमेटा? इनमें से ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें स्टोमेटा है ही नहीं? इज इट हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स? तो बच्चों ये सब अडेप्टेशन से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस हैं, पहले पूछे गए हैं पीएमटी में, दोबारा पूछे जा सकते हैं, बिकॉज नीट कभी कभी इन जनरल क्वेश्चंस पूछ लेता है। ऑलराइट, 15 सेकेंड्स, हरी अप। स्टोमेटा आपको कौन से प्लांट्स में नहीं मिलेंगे?
हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, जल्दी से लिख दीजिए अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर होगा सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। वो प्लांट्स जो ऑलरेडी सबमर्ज्ड हैं वाटर में, वाटर के अंदर ही ग्रो कर रहे हैं, उनको स्टोमेटा की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, उनको ऑलरेडी गैसेस एक्सचेंज उनका वाटर के थ्रू हो रहा है। ऑलराइट, ट्रांसपिरेशन लॉस नहीं उतना इफेक्टिवली स्टोमेटा से होगा क्योंकि वो सबमर्ज कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं। सो स्टोमेटा की नीड बहुत मिनिमल है, तो इनमें स्टोमेटा हमको नहीं मिलते हैं। ऑलराइट, क्लियर। एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, जो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टॉलरेट कर पाए, हाई लेवल ऑफ सलाइन कंडीशन, लो लेवल ऑफ सॉल्टी कंडीशंस ना टॉलरेट कर पाए, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? स्टीनोहलाइन, यूरीहलाइन, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस। AIPMT 1994 का क्वेश्चन है, ओल्ड NCERT बुक में से ये टॉपिक उठाया गया है। यस बच्चों, अर्लियर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते थे अडेप्टेशन से रिलेटेड, जब मतलब ओल्ड NCERT मतलब पहले की क्या बात करें, इट इज अबाउट 2023 तक की बात कर रही हूँ। 2024 नीट का भी सिलेबस आएगा, तब पता चलेगा ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं कि नहीं, बट आपको तैयारी ऑब्वियसली ओल्ड NCERT के हिसाब से ही करनी है। सो 15 सेकेंड्स, जल्दी से बताइए। इज इट कॉल्ड स्टीनोहलाइन, यूरीहलाइन, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस? What are animals that can tolerate narrow range of salinity called? 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टीनोहलाइन। मैं आपको अगर स्निप दिखाऊं ओल्ड NCERT बुक का, आप क्लियरली देख सकते हैं, लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट फॉर यू, कि जो ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करें वो कहलाते हैं स्टीनोहलाइन। मार्क कर लीजिए अपनी बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं यूरीहलाइन। ऑलराइट, क्लियर सबको? तो वाइड रेंज यूरीहलाइन, नैरो रेंज स्टीनोहलाइन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, केम हेल्प्स द प्लांट्स इन, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था हमने एक, तो AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, केम प्लांट किस चीज में हेल्प करते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ में, डिजीज रेजिस्टेंस में, रिप्रोडक्शन में, या वाटर कंजर्वेशन में? वेरी इजी, अगर आपको अभी का क्वेश्चन याद है तो भी आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। 15 सेकेंड्स, कौन से प्लांट्स में केम मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता है? किस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलेगा? उसके अकॉर्डिंग आंसर बहुत सिंपल है, बहुत एक्सपेक्टेड, ओके, बहुत ऑब्वियस। 3, 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, केम पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे आपको देखने को मिलता है सक्यूलेंट्स में, जीरोफाइट्स में। तो ऑफ कोर्स आप इन डेजर्ट प्लांट्स की अगर बात करेंगे तो बच्चों आप ऑब्वियसली ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, उनमें पानी बचाने के लिए, क्योंकि डेजर्ट कंडीशंस में हाई टेम्परेचर में वाटर की बहुत स्कार्सिटी होगी, इसीलिए इन प्लांट्स को एक अलग तरीके से अपना डार्क साइकिल करना पड़ता है, दैट इज केम पाथवे। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है इसके बारे में। ऑलराइट, क्लियर? सो मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव शोन यू दिस स्निप, हम पहले देख चुके हैं इसके बारे में कि जो डेजर्ट प्लांट्स है सक्यूलेंट्स, उनके पास स्पेशल तरह का पाथवे जिसको केम कहते हैं, जो कि स्टोमेटा को क्लोज रहने में दिन के टाइम हेल्प करता है और रात के टाइम ये अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं और तभी इनकी C4 साइकिल परफॉर्म हो पाती है। ऑलराइट, क्लियर? तो एक अडेप्टेशन है। 2 डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इन द सेम निश और हैबिटेट। कह रहे हैं 2 स्पीशीज बहुत लंबे टाइम तक एक निश में, एक हैबिटेट में नहीं रह सकते। इस लॉ को क्या कहते हैं? एलेंस लॉ, गॉस हाइपोथेसिस, डोलोज रूल, और इज इट कॉल्ड वीजमैन्स थ्योरी? AIPMT का क्वेश्चन है, अभी भी रिसेंटली नीट में भी मैं आपको सेम क्वेश्चन दिखाऊंगी, बहुत बारी पूछा जाता है। AIPMT 2002 का क्वेश्चन है, 2 डिफरेंट स्पीशीज बहुत लंबे टाइम तक एक हैबिटेट में, एक जगह पर नहीं रह सकते, ऐसा कौन सा लॉ कहता है? एलेंस लॉ, गॉस हाइपोथेसिस, डोलोज लॉ, वीजमैन्स थ्योरी? 15 सेकेंड्स, हरी अप बच्चों, जल्दी से अपना आंसर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से बहुत बारी क्वेश्चन आता है। यस एवरीबडी, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, इट इज गॉस
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो स्पीशीज या दो ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो डिफरेंट स्पीशीज को भी बिलोंग कर सकते हैं, वो एक एरिया में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। जो उनमें से डोमिनेटिंग होगा वो दूसरी स्पीशीज को वहां से एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा। ऑलराइट, तो देखो आपकी बुक में मेंशन्ड है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, विच वाज गिवन बाय गॉस। ये कहता है टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट मतलब साथ में नहीं रह सकते हैं इनडेफिनेटली, लंबे टाइम तक, और उसमें से जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है वो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा उस कंपटीशन से, क्योंकि डोमिनेटिंग स्पीशीज उसको एग्जिस्ट नहीं करने देगी। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर, नीट 2021 का क्वेश्चन, हालांकि बहुत ज्यादा दो स्पीशीज के बीच में जो कंपटीशन होता है नेचर में, विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल, फिर भी ऐसा नहीं है कि हर एक जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाती है। उसके अलावा गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओवरकम करने के लिए स्पीशीज ने क्या किया है? रिसोर्स पार्टीशनिंग, कॉम्पिटिटिव रिलीज, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन। बहुत ज्यादा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर होने के बावजूद कंपीटिंग स्पीशीज कैसे इवॉल्व कर पाई हैं अपने सर्वाइवल के लिए, कैसे एग्जिस्ट कर पाई हैं अर्थ के ऊपर। 15 सेकेंड, हरी अप बच्चों, जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। 3, 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों, ऑफ कोर्स दोनों स्पीशीज को आपस में रिसोर्सेज बांटने होंगे, एक जगह पर रहना है तो दोनों को रिसोर्सेज बांटने होंगे। अगर सेम रिसोर्सेज यूज करेंगे तो उनपे बार बार कंपटीशन होगा, फाइट होगी, डोमिनेटिंग वाला रिसेसिव वाले को निकाल देगा, इंफीरियर वाले को नहीं एग्जिस्ट करने देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेहतर होगा कि दोनों के दोनों स्पीशीज अपने रिसोर्सेज को, न्यूट्रिशन को, लाइट को, हैबिटेट को, निश को डिवाइड कर लें कि ये मेरा है, ये स्पीशीज का है, और दूसरे की स्पीशीज का जो भी रिसोर्स है उसको यूज ना करें। ऑलराइट, रिसोर्स पार्टीशन कर ले। तो इसको समझिए, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की ही लाइन है, अभी मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। बट बच्चों, अगर कोएग्जिस्टेंस चाहिए, साथ में रहना है, तो रिसोर्सेज को पार्टीशन करना होगा। प्यार से रहना है, बिना लड़े रहना है, तो रिसोर्सेज को पार्टीशन करना होगा, बांटना होगा इक्वली, तभी कोएग्जिस्टेंस, साथ में रहना पॉसिबल है। क्लियर है सबको? और ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ऑलराइट, क्लियर। इन दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, तो हमने दो तरह के ग्राफ्स पढ़े हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉगिस्टिक ग्रोथ। तो ये जो इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, nt इज इक्वल टू n नॉट ERT, इसमें E क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम्स, बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स और बेस ऑफ ज्योमेट्रिक लॉगरिथम्स। तो जिन बच्चों ने बायो में नहीं पढ़ा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं लॉग्स, उनको पता है कि ई क्या रिप्रेजेंट करता है। नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इजी, 15 सेकेंड, हरी आप जल्दी से राइट आंसर बताइए क्विकली बच्चों। यस, लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। 3, 2 एंड 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, आपने पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में कि ई रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। और एनसीईआरटी बुक का स्निप भी आप देखेंगे जहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व मेंशन्ड है, उसके नीचे इक्वेशन दी है और हर एक जो डिनोशन है उसका मीनिंग दिया है। NT डिनोट्स पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t, and not represents population density at time 0, R is intrinsic rate of natural increase जिसको आप growth rate भी कह सकते हैं, and E is the base of natural logarithms। जनरली इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.71। ओके, क्लियर? तो आप 2.7 लेके इसको अगर न्यूमेरिकल भी आ जाए तो सॉल्व कर सकते हैं। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, नीट 2021 का क्वेश्चन, अमेंसलिज्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों के दोनों स्पीशीज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यहाँ प्लस माइनस 0 दिया है, ध्यान से पढ़िए। स्पीशीज ए अगर नेगेटिव, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, स्पीशीज बी पर 0 मींस नो इफेक्ट। स्पीशीज ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, ए इज नेगेटिव, बी इज ऑल्सो नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव, बी इज 0।
So what kind of relationship will you see in अमेंसलिज्म? अमेंसलिज्म में आप कैसा रिलेशन देखेंगे दो स्पीशीज के बीच में? दोनों बेनिफिट होंगे, एक का नुकसान एक का फायदा, एक का नुकसान दूसरे का कोई नुकसान फायदा नहीं. तो उस तरीके से सोचिए एंड गिव मी द आंसर. 15 सेकेंड्स, हरी अप. 15 सेकेंड में जल्दी से अपना आंसर लिखिए. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरैक्शन टॉपिक से. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. सेम ही चार्ट मुझे बार बार दिखाना पड़ेगा आपको याद दिलाने के लिए कि कितनी तरह के रिलेशनशिप्स आपकी पॉपुलेशन इंटरैक्शंस आपकी एनसीईआरटी बुक में दिखाई गई हैं. तो बच्चों ऑफ कोर्स अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज का नुकसान होगा और दूसरे का कोई फायदा नहीं होगा. अगर मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल दूं बच्चों, आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अलीलो केमिकल्स सिक्रीट करते हैं. उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो अलीलो केमिकल्स मतलब पॉइजन सिक्रीट करती हैं जो कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं. तो इसमें इन ऑर्गेनिजम्स का, इन प्लांट्स का कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन ये दूसरों का नुकसान करने पर तुले हुए हैं. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन डैमेजिंग प्लांट एंड डैमेज्ड प्लांट इज नेगेटिव एंड जीरो. ऑलराइट, एक का नुकसान दूसरे का कोई नुकसान फायदा नहीं. ओके, तो आप देख सकते हैं ये चार्ट आपको याद रखना है. अमेंसलिज्म कैसी रिलेशनशिप? नेगेटिव एंड जीरो. ऐसे ही और भी इंटरेक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड जब जब क्वेश्चन आएगा तो हम इनको डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों. एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड, तो इनको स्टार मार्क कर लेना और प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम्पल्स की. जनरली इस चैप्टर में से क्वेश्चन या तो ग्राफ से मिलेगा, अडेप्टेशन से मिलेगा, छोटी छोटी टर्म्स जैसे स्टीनोहलाइन, यूरीहलाइन, स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल, या फिर बेसिकली पॉपुलेशन इंटरेक्शन से तो एक सवाल पक्का है. ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. दो कॉलम्स गिवन है आपके पास और कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम गिवन है जैसे हर्बीवोर्स और प्लांट्स, माइकोराइजा एंड प्लांट्स, शीप एंड कैटल, ऑर्किड्स और ट्रीज. तो आपको बताना है इनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है. कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, प्रेडेशन है, कंपटीशन है. लॉजिक लगाओ सिंपल और इजीली आंसर कर सकते हो, बट आपको इन सब का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. कमेंसलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, प्रेडेशन क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है. करेक्ट ऑप्शन चूज करो. कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह की रिलेशनशिप, किस तरह की इंटरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे. 15 सेकेंड्स, हरी अप. हरी अप बच्चों, जल्दी से. गिव मी द राइट आंसर फॉर दिस. 5, 4, लास्ट 5 सेकेंड्स. 3, 2 and 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों आप जानते हैं हर्बीवोर्स और प्लांट्स की बात करें तो एक प्रीडेटर टाइप की रिलेशनशिप है, क्योंकि प्लांट्स प्रीडेट करते हैं, आई मीन हर्बीवोर्स प्रीडेट करते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनको खा जाते हैं, तो ये प्रीडेशन है. माइकोराइजा और प्लांट्स की बात करें बच्चों, दोनों का ही फायदा है, क्योंकि फंगल एसोसिएशन जो प्लांट की रूट में मिलती है उसको मिलता है वहां पर खाना, न्यूट्रिशन, और प्लांट्स को बदले में मिलते हैं मिनरल्स. तो एक तरह की म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप है. ऑलराइट, शीप और कैटल की बात करें बच्चों, ये दोनों के दोनों आपस में कंपटीशन में है क्योंकि इनका खाना सेम है. शीप भी फीड करती है ग्रास पे, मतलब दोनों ही ग्रेजर्स हैं. ऑलराइट, ऑर्किड और ट्री की बात करें तो बच्चों ऑर्किड्स ग्रो करते हैं एपीफाइट्स की तरह. ट्रीज पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, ये चिपके रहेंगे, उनके ऊपर चढ़ेंगे ताकि इनको सनलाइट मिल सके, बट कोई नुकसान ट्री को नहीं पहुंचाएंगे और ना ही ट्री इनको कोई नुकसान पहुंचाएगा. तो जिसमें एक का फायदा हो और दूसरे का कोई नुकसान या फायदा ना हो तो उसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म. ऑलराइट, तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर बनता है दैट इज 3, 2, 4 एंड 1. ABCD के साथ रिस्पेक्टिवली मैच करके देखो. ऑलराइट, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में से बहुत कॉमन है. अगेन नीट 2020 का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज. पॉपुलेशन डेंसिटी पर इमिग्रेशन, सोचो इमिग्रेशन क्या होता है. आपने बहुत बार ये टर्म इन जनरल भी सुनी है डेली लाइफ में. क्या इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. न्यूट्रलाइज करती है नेटालिटी को, नेटालिटी इज योर बर्थ रेट, या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर. हरी अप, थिंक अबाउट इट. आपको इसमें टर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे कि इमिग्रेशन का क्या इफेक्ट होगा पॉपुलेशन डेंसिटी पर. 15 सेकेंड्स, हरी अप. लेट मी नो द राइट आंसर. इज इट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, न्यूट्रलाइज्ड बाय नेटालिटी, नेटालिटी इज योर बर्थ रेट, और इज इट पॉजिटिव? 4, 3, 2,
एंड 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इमिग्रेशन की बात हो रही है, मतलब कोई ऑर्गेनिजम्स बाहर से अंदर किसी एक रीजन से, जैसे एक ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ऑलराइट, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स अगर इन्वेड कर रहे हैं पॉपुलेशन में, इमिग्रेट कर रहे हैं, तो बच्चों इस पॉपुलेशन डेंसिटी पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी एडअप होगी। वाइल अगर इसमें से पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल्स निकल के जा रहे हैं तो दैट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट, और उसको हम बोलते हैं एमिग्रेट करना, एमिग्रेट करना। ऑलराइट, तो जस्ट हैव अ लुक है, जस्ट हैव अ लुक है। इमिग्रेशन जो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, एमिग्रेशन जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। नैटिलिटी इज बेसिकली बर्थ रेट, कितने इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए हैं पर यूनिट टाइम, इट इज ऑल्सो शोइंग पॉजिटिव इफेक्ट। कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है पर यूनिट टाइम, दैट गिव्स योर डेथ रेट और मोर्टेलिटी। ओके, मोर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट बेसिकली। क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होगा लोगों के आने और जाने से। अगर लोग आएंगे, ज्यादा बर्थ्स होंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर लोग निकल के जाएंगे उस पॉपुलेशन से या डेथ्स होंगी बहुत ज्यादा तो नेगेटिव इफेक्ट। Okay, so these are the 4 factors affecting your population density. I hope it is clear. Next, which of the following is not an attribute? अब यहाँ पे 2020 का ही क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, वन ऑफ द फीचर्स नहीं है पॉपुलेशन का। नैटिलिटी, मोर्टेलिटी, स्पीशीज इंटरैक्शन, सेक्स रेशियो। तो अभी इसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किया है। ऑलराइट, तो कुछ टर्म्स तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो गई हैं, बट सोच के बताइए इनमें से कौन सा पॉपुलेशन से रिलेटेड एट्रीब्यूट नहीं लगता है आपको, पॉपुलेशन का फीचर नहीं है। 15 सेकेंड्स, हरी आप, गिव मी द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपली बता सकते हैं आप पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात सूटेबल नहीं है। 3, 2 एंड 1, टाइम अप। बच्चों ऑब्वियसली हम स्पीशीज इंटरैक्शन की बात पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में नहीं करते। ऑब्वियसली आप बर्थ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे जब आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, डेथ रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मोर्टेलिटी, और आप इवन सेक्स रेशो, कितने फीमेल्स इज टू मेल्स हैं, ये भी आप डिस्कस करेंगे। बट बच्चों कहीं पर भी स्पीशीज इंटरैक्शन पॉपुलेशन का फीचर नहीं है। स्पीशीज इंटरैक्शन होता है कि किस तरह का रिलेशन, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ऑलराइट, ये सब फीचर्स आते हैं स्पीशीज इंटरैक्शन में, ना कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन में, इनफैक्ट ना कि पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में। क्लियर? नेक्स्ट, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म? इनमें से कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑर्किड एंड ट्री ऑन विच इट ग्रोज, कैटल, अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल, sea anemone and clownfish, female wasp and fig species। इनमें से कौन सा कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? नीट 2019 का क्वेश्चन, हरी अप बच्चों, क्विकली आंसर करें। ऑर्किड एंड द एरिया ऑन विच इट ग्रोज, कैटल, अर्गट एंड ग्रेजिंग कैटल, sea anemone and clownfish, female wasp and fig species। 15 सेकेंड्स, हरी अप। राइट आंसर बताना है। कमेंसलिज्म एक रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होगा और दूसरे को कुछ भी फायदा या नुकसान नहीं होगा। 3, 2 एंड 1। ऑफ कोर्स बच्चों आप जानते हैं जो डी ऑप्शन है, फीमेल वास्प और फिग स्पीशीज का, ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, ऑलराइट, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक म्यूचुअल कॉर्डली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं, को इवॉल्व करते हैं, क्योंकि फिग स्पीशीज जो प्लांट की स्पीशीज है वो पॉलिनेट होती है फीमेल वास्प से, और इन रिटर्न फीमेल वास्प अपना एग लेइंग करके जाती है इन दी फ्लावर ऑफ फिग स्पीशीज। ऑलराइट, तो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक का बेनिफिट और दूसरे का कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं फिग और वास्प का, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है। वास्प पॉलिनेट कर रहा है फिग को while सर्चिंग फॉर सूटेबल एग लेइंग साइट, और इन रिटर्न फिग क्या ऑफर कर रहा है वास्प को, डेवलपिंग सीड्स सो दैट उसका जो लावे हैं वो फीड कर सके, एग्स हैच करके वास्प लावे फीड कर सके फिग के प्लांट के ऊपर, उनकी सीड्स के ऊपर। तो दोनों की म्यूचुअल रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म है।
ऑलराइट, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायंस एंड लेपर्ड्स ऑक्यूपाई द सेम निश। कह रहे हैं लायंस और लेपर्ड्स एक ही निश में रहते हैं, किसके साथ? ठीक है, किसके साथ रहते हैं? दूसरे और एनिमल्स के साथ भी। इनमें से लायंस जो होते हैं वो लार्जर एनिमल्स को प्रेडेट करते हैं, उनका शिकार करके खाते हैं, वाले जो लेपर्ड्स होते हैं वो स्मॉल एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं। तो ये जो कंपटीशन का मैकेनिज्म है इसको क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नीट 2019 का क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से बताओ सोच के, कार्निवोरस एनिमल्स लायन और लेपर्ड एक ही जगह पे रहते हैं फॉरेस्ट में, ऑलराइट। लायंस फीड करते हैं लार्जर एनिमल्स पे, लेपर्ड्स फीड करते हैं स्मॉलर वंस पे। तो ये क्या, किस तरह का मैकेनिज्म है? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एल्ट्रुइज्म, रिसोर्स पार्टिशनिंग और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। 15 सेकेंड, हरी अप, बहुत इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है ऑलरेडी, ओके। 5 4 3 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों दोनों ने अपने रिसोर्सेज को पार्टीशन कर लिया है, दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या खाएंगे। सेम रिसोर्सेज हैं, सेम न्यूट्रिशन अवेलेबल है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ साइज रिसोर्सेज को डिवाइड कर लिया गया है, पार्टीशन कर लिया गया है कि लार्जर एनिमल जो है लायन जो है लार्जर एनिमल्स खाएगा और लेपर्ड जो है वो स्मॉलर वंस पे फीड करेगा, ओके। तो टू रिलीज कंपटीशन को रिलीज करने के लिए रिसोर्स की पार्टीशनिंग की गई है, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नीट 2019 का क्वेश्चन। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। क्या लाइकन्स पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते? करेक्ट है। एल्गल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइकन्स इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट। फंगल कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। लाइकन्स आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे। नीट 2019 का क्वेश्चन है। 15 सेकेंड बच्चों, हरी आप जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। हाँ जी, 10 मोर सेकेंड्स, जल्दी से। बहुत इजी, बहुत फ्रीक्वेंटली आज, नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, अदर चैप्टर्स में भी आपने ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है। तो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट स्टेटमेंट है, लाइकन्स बिल्कुल भी पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, वो उन एरियाज में ग्रो करेंगे जहां पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत कम है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, ऑलराइट। तो लाइकन्स बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं और एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स रॉन्ग थी एक्चुअली। क्लियर आपको? ऑलराइट। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। कह रहे हैं पाइनस सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करती है जब तक उसको फंगस की एसोसिएशन ना मिले। क्यों? क्योंकि इसकी ऑब्लिगेट एसोसिएशन है माइकोराइजे के साथ, हार्ड सीड कोट होता है, सीड्स में इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं जो जर्मिनेट करने से रोकते हैं, एम्ब्रियो जो है मैच्योर होता है। नीट 2019 का क्वेश्चन, यस बच्चों हरी अप। पाइनस सीड क्यों नहीं जर्मिनेट कर पाता है विदाउट माइकोराइजे? तो पहले याद करो माइकोराइजे क्या होते हैं। आपने ना सिर्फ इस चैप्टर में, इवन आपने पहले भी इनको पढ़ा है, जहां आपने लाइकन्स पढ़े हैं, माइकोराइजे पढ़े हैं इन क्लास 11th, ओके। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ाया गया है ये। सो हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से आंसर करो। लुक एट दी 4 ऑप्शंस, कंसीडर करो चारों को और फिर रिफ्लेक्ट करके अपना आंसर लिखो। तो टाइम अप। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर इज, क्योंकि जो माइकोराइजे होते हैं उनकी एक ऑब्लिगेट, एक बहुत ही परमानेंट, एक बहुत ही डिपेंडिंग एसोसिएशन है कि जो रूट्स होंगी हायर प्लांट्स की, जैसे कि पाइनस की बात हो रही है यहाँ पे, ये फिक्स करेंगी फूड फॉर फंगस, ऑलराइट। और इन रिटर्न, 1 second, let's write फंगस फर्स्ट, एंड इन रिटर्न फंगस जो है मिनरल एलिमेंट्स फिक्स करेगा फ्रॉम द सॉइल फॉर द पाइनस, ऑलराइट, फॉर द पाइनस, ऑलराइट। तो रूट्स ऑफ पाइनस और फंजाई में फंगल एसोसिएशन है, फूड मिलेगा फंजाई को, इन रिटर्न फंजाई फिक्स करेगा मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द सीड टू जर्मिनेट, ओके। जब तक मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तब तक ये एसोसिएशन आगे नहीं बढ़ सकती, तब तक ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं कर सकते। तो बच्चों इस तरह की पॉपुलेशन इंटरैक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। यू कैन सी माइकोराइजे की बात हो रही है, एसोसिएशन है फंजाई में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में,
फंजाई हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, while प्लांट इसको रिटर्न करता है बेनिफिट बाय प्रोवाइडिंग फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली फूड प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग बैक टू बैक फ्रॉम पॉपुलेशन इंटरैक्शन टॉपिक। मार्क इट स्टार इन योर बुक। अगेन बच्चों, जनरल क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़ो। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, इन चारों में से चूज करेंगे। पैरासाइट्स, लाइकन्स, माइकोराइजे। क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई की विद प्लांट रूट्स? डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इनमें से क्या कहलाते हैं? लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। करेक्ट आंसर चूज करेंगे आउट ऑफ ए, बी, सी एंड डी। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करेंगे विद द राइट काइंड ऑफ डेफिनेशन और एसोसिएशन फाउंड इन देम। सो लास्ट 15 सेकेंड्स आ रहे हैं बच्चों, नीट 2019 का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें सब बच्चे। कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच कर दीजिए। यस, विच इज द राइट मैच? व्हाट आर सैप्रोफाइट्स, व्हाट आर पैरासाइट्स, लाइकन्स एंड माइकोराइजे? यस, हरी अप, लास्ट few seconds and the time is up. Of course बच्चों, the right answer is option number C. आप जानते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, ऑलराइट, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को। पैरासाइट्स की बात करें तो दे लिव ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिना प्लांट्स और एनिमल्स को मारे उनके ऊपर रहते हैं, उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। हैबिटेट भी वही होता है। लाइकन्स की बात करें तो बच्चों ये एल्गी और फंजाई के बीच की एसोसिएशन है। और माइकोराइजे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, दे आर एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। तो राइट आंसर इज 2, 3, 4 and 1 मैचेस विद A, B, C and D. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शोज वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द स्पीशीज ऑफ मॉथ? ऐसा कौन सा प्लांट है जो मॉथ के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहता है, जहां पर दोनों ही मॉथ एज वेल एज प्लांट अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? नीट 2018 का क्वेश्चन, इज इट बनाना, यक्का प्लांट, हाइड्रिला और वायोला? इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो मॉथ के साथ, मॉथ एक स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, ऑलराइट, एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं, इनके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहेगा, एक दूसरे के बगैर नहीं जिंदा रह पाएंगे? कौन सा प्लांट है इनमें से? हरी अप, स्पेसिफिक एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी, 15 सेकेंड। अब ये एक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है, आपने क्लास 12th के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में भी पढ़ा है अंडर द टॉपिक पॉलिनेशन। तो नॉट ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर, वहां से भी पूछा जा सकता है सवाल। टाइम अप। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज यक्का प्लांट। आपको पता है मॉथ की स्पीशीज यक्का प्लांट के साथ म्यूचुअलिज्म में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, म्यूचुअलिज्म को ही हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करते हैं एक दूसरे से। तो बच्चों ऐसी रिलेशनशिप में दोनों का ही फायदा होगा। प्लांट को मिल जाएगा एक पॉलिनेटर और पॉलिनेटर को, दैट इज मॉथ इन दिस केस, तो मॉथ इंसेक्ट को मिल जाएगी एक सेफ एग लेइंग साइट। ओके, और इनफैक्ट अपने कमिंग आउट लावे के लिए भी फूड मिल जाएगा। सीड के ऊपर यक्का प्लांट की ये लोग, ये जो मॉथ्स हैं, ये फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नटालिटी रेफर्स टू, अभी हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस पहले इसके बारे में। नटालिटी क्या होती है? नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लीविंग द हैबिटेट, इज इट बर्थ रेट, डेथ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंटरिंग अ हैबिटेट? तो क्या नटालिटी इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशन से चले जाने के बारे में बात कर रही है, किसी पॉपुलेशन में एंटर करने के बारे में बात कर रही है, बर्थ रेट या डेथ रेट? यस बच्चों, वेरी स्पेसिफिक टर्म। 15 सेकेंड जल्दी से बताइए। इस चैप्टर में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ओके, घुमा फिरा के ज्यादा नहीं पूछते हैं इस चैप्टर से, बहुत ही कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। 4, 3, 2 and 1 चिल्ड्रन, टाइम अप। ऑफ कोर्स हमने बात किया था नटालिटी रेफर्स टू बर्थ रेट, जितने भी इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम, सो बेसिकली इंडिविजुअल्स बोर्न per unit time in a population refers to the natality, that is the birth rate of an individual, right? Clear? तो देख सकते हैं natality होता है number of births during a given period in the population,
ठीक है, जो कि इनिशियल डेंसिटी को ऐड करेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी पे। मोर्टेलिटी ऑन दी अदर हैंड कहलाता है डेथ रेट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ डेथ्स इन दी पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दैट कैन बी कैलकुलेटेड पर मंथ, पर डे, पर ईयर, कुछ भी आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं। सो नैटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ऑलराइट, क्लियर? इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर एक कंट्री में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो बच्चों क्या सिचुएशन होगी, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स इक्वल होंगे नंबर में, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज्यादा होंगे रिप्रोडक्टिव से, या प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से। यस बच्चों, ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन एक्सपेंशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपैंड हो रही है। ओके, नीट 2018 का क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत एक्सपेक्टेड। ग्राफ्स दिए हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, पिरामिड्स दिए हैं रिलेटेड टू दिस। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से आंसर कीजिएगा। लेट मी नो द राइट आंसर फॉर दिस। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। तो बच्चों ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है तो आपको सबसे हाई नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे इसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स सबसे ज्यादा होंगे, इवन मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में क्लियरली आपके सामने है, ये एक्सपैंडिंग टाइप की पॉपुलेशन है, ग्रोइंग तरह की पॉपुलेशन है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, बेस ऑफ द पॉपुलेशन इज मोस्ट वाइड। ओके, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से भी, मतलब ये ब्लू वाले ग्राफ से भी ज्यादा है, और इनफैक्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव से तो बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, क्लियर? स्टेबल तरह की पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम होंगे, और डिक्लाइनिंग में आपको प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम मिलेंगे। ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट, एसिम्प्टोट इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, जब हम एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनाते हैं बच्चों, तो हमें उसमें एक कंडीशन मिलती है जब ग्राफ हो जाता है एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब है बेसिकली कांस्टेंट हो जाता है, कोई चेंज नहीं दिखता, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो नीट 2017 में पूछा गया था एसिम्प्टोट कब अप्रोच करता है ग्राफ में, वैल्यू ऑफ आर जब जीरो होने लगती है, k इक्वल टू n, k इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन k। तो आपको इक्वेशन आनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, हरी अप बच्चों, जल्दी से 15 सेकेंड्स में अपना आंसर दे दो। जल्दी से बताओ मुझे सॉल्व करके कि एसिम्प्टोट एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कब आएगा, कब पॉपुलेशन एडअप होनी बंद हो जाएगी, कब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ग्राफ पर। ऑलराइट, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, इट विल बी व्हेन k इज इक्वल टू n। आप जानते हैं k कहलाती है किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी, किसी भी एनवायरनमेंट में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है वही डिसाइड करेगा कि उस एनवायरनमेंट में कितने ऑर्गेनिजम्स अफोर्ड किए जा सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल हो जाती है, जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के इक्वल हो जाती है, इसका मतलब बच्चों अब कैरिंग कैपेसिटी, अब कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो आप पॉपुलेशन को और नहीं बढ़ा सकते। और उस केस में आपका जो ग्राफ होता है, जो सिग्मॉइड शेप कर्व बनता है, वन इज लैग फेज, जब पॉपुलेशन बहुत स्लोली बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, वन इज एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज। ऑलराइट, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अल्टीमेटली बच्चों, जब ये ग्राफ एसिम्प्टोट हो जाएगा, मींस कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी सेम हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये ग्राफ अब क्या बन गया है, एसिम्प्टोट। ओके, क्लियर सबको? सो n इज इक्वल टू k कंडीशन में आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में एसिम्प्टोट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट अ गिवन टाइम t, और k रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी। और ये रही लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर सबको? यस और नो? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ्स, क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशंस। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे बट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, माइकोराइजे किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है माइकोराइजे? नीट 2017 का क्वेश्चन। फंगी स्टेटस, मेंसलिज्म, एंटीबायोसिस और म्यूचुअलिज्म।
किसका एग्जाम्पल है? बहुत बारी रिपीट किया हमने, 15 सेकेंड, फिर भी जल्दी से लिख डालो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में, हरी अप। क्वाइट रेपिटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बारी एक या दूसरे तरीके से पूछा गया है। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है? ऑफ कोर्स बच्चों, टाइम अप, ये एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, जहां पर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ग्रो करती हैं सिम्बायोटिक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में विद दी फंजाई। विद दी फंजाई दोनों को ही इक्वल बेनिफिट होता है। ऑलराइट, क्लियर? सो म्यूचुअलिज्म जहां पर दोनों ही इंटरैक्टिंग स्पीशीज का बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं माइकोराइजा का। क्लियर? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट। गॉस का जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो क्या स्टेट करता है? नीट 2016 में पूछा गया था, पहले भी पूछा जा चुका है। ऑलराइट, बहुत रेपिटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। No two species can occupy same niche indefinitely for the same limiting resources. Larger organisms exclude smaller ones through competition. More abundant species will exclude the less abundant species through competition. तो बच्चों कैसी रिलेशनशिप है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो कि गॉस ने दिया था? 15 सेकेंड्स, रेपिटेडली कर लिया है हमने क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं पूछा गया था। अब डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ ली गई है, पहले हमने इसको कैसे अप्लाई करके पूछा था AIPMT में, वो देखा है। सो 5 सेकेंड्स मोर, हरी अप, जल्दी से राइट आंसर, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, राइट स्टेटमेंट गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड कि कोई भी दो स्पीशीज सेम निश कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए, तब जब वो सेम रिसोर्सेज पे रिलाई करते हो। दोनों में से कोई ना कोई एक स्पीशीज या तो एलिमिनेट हो जाएगी उस एनवायरमेंट से, इट विल बी एक्सक्लूडेड, डोमिनेटिंग स्पीशीज उसको सर्वाइव नहीं करने देगी, या फिर दोनों को रिसोर्स पार्टीशनिंग के थ्रू रहना होगा, जो कि इस रूल को ओवरकम करता है। ओके, क्लियर? तो गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा है? दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior जो है वो eliminate हो जाएगी eventually, धीरे धीरे। Alright, clear? लेकिन अगर resource partitioning कर ली जाए, पहले से ही समान डिवाइड कर लिया जाए, तो existence possible है। When does the growth rate of a population following the logistic model equal 0? कब ऐसा होता है कि ग्रोथ रेट जो है, जो मैंने आपको पहले बताया था, R से रिप्रेजेंट हम करेंगे। ओके, कब जो वो है वो ग्रोथ रेट 0 के इक्वल हो जाएगा? और आपको यहां पर इक्वेशन गिवन है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन के थ्रू हिंट दिया गया है। नीट 2016 का क्वेश्चन, कब ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, इसमें R की वैल्यू 0 कब होगी? दैट इज द क्वेश्चन। ग्रोथ रेट 0 कब होगा? When n nears the carrying capacity of habitat, when n upon k equals 0, when death rate is greater than birth rate, when n upon k is exactly 1. तो फॉर्मूला गिवन है, रिजल्ट गिवन है, आपको बस सिचुएशन बतानी है कब ये 0 के बराबर होगा। 15 सेकेंड्स, हरी अप। दिस इज 0, ओके, ओ मत समझ लेना इसको, ये 0 है, 0। ऑलराइट, क्लियर? 15 सेकेंड्स का टाइमर चल रहा है आपका, जल्दी करो बच्चों। 5 मोर सेकेंड्स, बहुत इजी, मैथ्स लगानी है सिंपल सी, जो कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स बच्चों, यहां पर एक इक्वेशन गिवन है, अप्लाई करो इसको, dn/dt डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, दैट इज इक्वल टू Rn 1 माइनस n अपॉन k। तो पूछा गया है R की वैल्यू 0 कब हो जाएगी? बच्चों, जब n अपॉन k इक्वल टू 1 हो जाएगा, जब 1n अपॉन k इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो Rn will be multiplied with 0 and R will also become 0. All right, clear? तो right answer is when n by k is exactly 1. Okay? जब population density divided by carrying capacity 1 होगी, तो ये पूरी equation में R जो निकल के आएगा that will be equal to 0. Okay? Next, principle of competitive exclusion was stated by, फिर से वही question, बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल, नीट 2016 में पूछा गया। 15 सेकेंड्स शुरू हो गए आपके ऑलरेडी। सी डार्विन, GF गॉज, मैकआर्थर, वर्ल्स्ट एंड पर्ल, कौन से साइंटिस्ट ने कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट किया था? कम ऑन, लेट मी नो।
बहुत बारी रेपिटेडली बताया गया है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, क्लियर? गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्लस साइन इज असाइंड टू बेनिफिशियल इंटरैक्शन, ऑब्वियसली हम ऐसे ही करते हैं, प्लस साइन हम किसको देते हैं अगर कोई स्पीशीज बेनिफिट हो रही है, और जीरो नेगेटिव साइन हम देते हैं अगर किसी पर बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है किसी स्पीशीज का। जीरो साइन हम तब यूज करते हैं जब न्यूट्रल इफेक्ट है, ना फायदा ना नुकसान, ना बेनिफिट ना लॉस। तो जो पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसको हम प्लस एंड माइनस इंटरैक्शन से, रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक पॉपुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन में इफेक्ट एग्जिस्ट करती है तो वो किसका एग्जाम्पल है? नीट 2016 का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको पॉपुलेशन इंटरैक्शन का आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी तरह की इंटरैक्शंस हैं। 15 सेकेंड्स, हरी आप जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। म्यूचुअलिज्म, अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म। 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, एक का फायदा एक का नुकसान, मतलब ये पैरासाइटिज्म की बात हो रही है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल, लाइस ऑन ह्यूमंस, इसमें ह्यूमंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, दे आर गेटिंग इरिटेटेड, ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं, लेकिन लाइस को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो लाइस इज अ पैरासाइट ऑन ह्यूमंस। ऑलराइट, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कस्क्यूटा प्लांट जो है वो भी एक पैरासाइट है, अमरबेल जिसको हम कहते हैं, दूसरे प्लांट से फूड ऑब्टेन कर रही है क्योंकि इसकी खुद की लीव्स जो है वो ए क्लोरोफिलस है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे माइट्स ऑन डॉग। ओके, तो बेसिकली ये भी वो ऑर्गेनिजम्स है, पैरासाइट्स हैं जो ब्लड सकिंग है, इरिटेटिंग है, तो ये पैरासाइटिज्म की एग्जांपल्स। ओके, सो यू कैन सी parasitism, a relation where one is benefited and other is at loss. Okay, clear? Next, which of the following is correct for R selected species? तो मैं बताऊंगी आपको R selected species कहां पर इसके बारे में बात की गई है NCERT में। डायरेक्टली इसका नाम नहीं है, बट इसके एट्रीब्यूट्स मेंशन है, इसीलिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉल साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद लार्ज साइज, small number of progeny with small size, small number of progeny with large size। 15 सेकेंड, हरी अप, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। कितनी बड़ी प्रोजेनी होगी और इंडिविजुअल्स का साइज क्या होगा, उसके बेसिस पे हम स्पीशीज को डिवाइड करते हैं इनटू आर टाइप एंड के टाइप। सो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, यहाँ पर आर सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स वो हैं जिनमें बहुत सारी प्रोजेनी एट अ टाइम प्रोड्यूस होगी, लेकिन सबका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, या फिर एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, वो वन गो में इंडिविजुअल्स बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी इंडिविजुअल्स का साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स कहलाते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज। जैसे एक बैक्टीरिया एक ही गो में बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन कर देता है, दैट इज ऑल्सो आर सिलेक्टेड स्पीशीज। बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वन गो में एक ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करें, सिंगल इन नंबर और 2 इन नंबर, लेट्स से एट पार, तो ऐसे लिमिटेड इंडिविजुअल्स और बड़े साइज के इंडिविजुअल्स को हम के टाइप स्पीशीज कहते हैं। देखते हैं बुक में कहाँ गिवन है, तो बच्चों लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस में अगर आप जाएंगे, बुक का ही पार्ट है NCERT बुक का, कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं लाइफ में। जैसे कि एग्जांपल्स भी गिवन है, पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू प्लांट 10-12 साल बाद, 15 साल बाद बैम्बू प्लांट फ्लावर करता है, लेकिन एक ही गो में बहुत सारी फ्लावरिंग करके एक बारी में मर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत बारी लाइफ में ब्रीड करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस, ओके, जैसे कि मोस्टली बर्ड्स और मैमल्स, वो बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं जो आर टाइप इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ऑयस्टर्स, पेलागिक फिशेस। और अगर बात करूं, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं के टाइप स्पीशीज। ओके, क्लियर सबको? यस और नो? सो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली इफेक्टेड। ऐसी कौन सी पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें दोनों इंडिविजुअल्स का नुकसान होता है? इज इट कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म? वेरी इजी, वेरी सिंपल।
थोड़ा लॉजिक लगाओ। AIPMT 2015 का क्वेश्चन 15 सेकेंड्स आपके शुरू हो गए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन सी ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स का नुकसान हो रहा है? आपको पता है नुकसान किस सिचुएशन में होता है। 3, 2 एंड 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होगा, सेम रिसोर्सेज पे फीड करेंगे, जो नॉमिनेटिंग होगा उसका भी एक तरीके से नुकसान होगा, अनटिल अनलेस वो दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करेगा, उसके जो रिसोर्सेज हैं वो पार्टीशन हो रहे हैं, ओके, उसको अपने रिसोर्सेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, चाहे वो बाय चांस है या जैसे भी है, बट बोथ द स्पीशीज आर फीडिंग ऑन सेम रिसोर्स, तो दोनों का लगभग नुकसान है। ऑलराइट, प्रेडेशन की बात करें तो वन इज बेनिफिटेड, अदर इज एट लॉस। पैरासाइटिज्म में भी एक का बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में दोनों का फायदा हो रहा है। ओके, क्लियर? तो पॉजिटिव नेगेटिव के दो एग्जाम्पल, प्रेडेशन, एक जो खा रहा है वो प्रेडेटर, जो खाया जा रहा है दैट इज अ प्रे पॉपुलेशन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, तो कंपटीशन में ऑलरेडी यू नो, जब डार्विन ने भी बात की थी, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यही मतलब है कि कंपटीशन में जो एग्जिस्ट कर जाएगा, जो डोमिनेटिंग होगा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जब होंगे, सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे, तो होगा ये कि एक डोमिनेटिंग ही सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, बट इनिशियली दोनों का ही नुकसान होगा, रिसोर्सेज के लिए फाइट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? बायोलॉजिस्ट स्टडीड पॉपुलेशन ऑफ रैट्स, एक बायोलॉजिस्ट ने पॉपुलेशन पढ़ी रैट्स की, he found that average natality was 250, तो आप जानते हैं natality is birth rate and average mortality was 240, emigration was 20, emigration was 30। ओके, तो इस पॉपुलेशन में कितना नेट इंक्रीज हुआ? क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013, पॉपुलेशन में कितना नेट इंक्रीज हुआ अगर आपके पास बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन गिवन है? फॉर्मूला यू शुड नो, जल्दी से अप्लाई कर दो, सिंपल लॉजिक भी अप्लाई कर दोगे तब भी चलेगा। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या इंक्रीज हुआ है वो बताना है आपको, एंड यू आर गिवन सम क्वांटिटीज हेयर, सम नंबर्स हेयर। ओके, 3, 2 एंड 1, ऑफ कोर्स टाइम इज अप। बच्चों, अगर हम बात करें नैटालिटी और बर्थ रेट जो है, राइट, नैटालिटी और बर्थ रेट जो है एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के इंक्रीज को बता रहे हैं। ओके, तो दिस इज योर बर्थ रेट एंड दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ऐसा करते हैं क्योंकि n से पॉपुलेशन डेंसिटी भी ऑब्वियसली हम डिनोट करते हैं, सो लेट्स नॉट यूज n, हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। नंबर ऑफ बर्थ्स और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स को हम ऐड करके माइनस करेंगे फ्रॉम नंबर ऑफ मोर्टालिटी, मतलब जितनी भी डेथ्स हुई हैं, डेथ रेट जितना भी है, प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस पॉपुलेशन में से चले गए हैं। तो नंबर ऑफ बर्थ्स की बात करें बच्चों, इट इज 250, प्लस इमिग्रेशन की बात करें दैट वाज 20, यू शुड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर ऑफ डेथ, डेथ रेट कितना है 240, और नंबर ऑफ एमिग्रेशंस कितने हैं दैट इज 30। ओके, तो आप दोनों को बच्चों अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 270 माइनस 270, दैट इज नेट इंक्रीज इज 0। तो नेट इंक्रीज आपका 0 होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ बर्थ्स हैं, जितने नंबर ऑफ इमिग्रेशंस हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स एंड emigration. So net increase of the population is 0. I hope it's clear to you. Very good, those who have answered well. Option number D. Very good. So you know the relation. ये equation given है आपकी, यहां लिख देती हूं मैं, that is population at time t will be births plus emigrations minus deaths plus emigrations. Okay, clear? Clear, clear, clear. This is D. Okay. Is that clear? Next, sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of hermit crab. एक sea anemone जो है hermit crab से अटैच हो जाता है, इस एसोसिएशन को क्या कहेंगे? नीट 2013 का क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से, एक्टोपैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। कौन सी तरह के एग्जाम्पल को, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? sea anemone getting attached to hermit crab. So 15 seconds, hurry up, जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। एक्टोपैरासाइटिज्म, सिम्बायोसिस, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। यस, हरी अप, लास्ट 5 seconds।
सारे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी बुक से। टाइम अप बच्चों, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। एनसीईआरटी बुक में अपनी मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है सी एनेमोन और एक हर्मिट फिश दैट इज क्लाउन फिश के बीच में जो इंटरेक्शन है। क्यों? क्योंकि सी एनेमोन जिसके स्टिंगिंग टेंटिकल्स हैं वो क्लाउन फिश के ऊपर रहता है, इट गेट्स अ फ्री ट्रांसपोर्ट देयर, लेकिन क्लाउन फिश का इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं है, तो इसीलिए कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, फिश को प्रोटेक्शन मिल रही है प्रेडेटर से, तो वो स्टिंगिंग टेंटिकल्स की वजह से बचती जा रही है, और एनिमोन को कोई बेनिफिट या कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड। ये एज पिरामिड कैसी तरह की पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है? AIPMT 2011 का क्वेश्चन। वैनिशिंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग है या एक्सपैंडिंग है? तो ये सारे ग्राफ्स आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, ध्यान से देखो ग्राफ को। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, 15 सेकेंड्स, हरी अप। किस एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा? कौन कम कौन ज्यादा, इसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, स्टेबलाइज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, वैनिश हो रही है? टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स बहुत ही कम है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इनफैक्ट बहुत कम है रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से, ऑलमोस्ट पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बराबर है। तो बच्चों जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम होंगे वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी, वो एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। आने वाले टाइम में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत कम लोग होने की वजह से, यंगस्टर्स, यंग पीपल कम होने की वजह से ये ऑर्गेनिजम्स ये पॉपुलेशन ज्यादा देर तक नहीं एक्सपैंड कर पाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का ग्राफ। क्लियर? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस। 1 to 4 कुछ कंडीशंस दी हैं, आपको करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है एज एन अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट इन डेजर्ट लिजर्ड्स। डेजर्ट लिजर्ड्स कैसे अडेप्ट करती हैं? AIPMT का क्वेश्चन। burrowing in soil to escape high temperature, losing heat rapidly from the body during high temperature, basking in sun when temperature is low, insulating body due to thick fatty dermis. thick fatty dermis, dermis means skin. तो कौन से दो पेयर्स हैं जो सही यहां पर बताए गए हैं विद रिलेशन टू अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट लिजर्ड? 15 सेकेंड्स, हरी अप। क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी बुक, क्योंकि अडेप्टेशंस वहां पर थी। ओके, 5 4 3 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर राइट कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि ये बरो करते हैं सॉइल में हाई टेम्परेचर से एस्केप करने के लिए दिन के टाइम, एंड दे बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर इज लो। ठीक है, बहुत कम टेम्परेचर जब होता है तो ये धूप में बैठ जाते हैं। तो 1 and 3 आर दी राइट ऑप्शंस। ओके, क्लियर? तो स्निप फ्रॉम एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं डेजर्ट लिजर्ड की अडेप्टेशन फिजियोलॉजिकल एबिलिटी इनमें नहीं है, तो ये कैसे करेंगे? बिहेवियरल चेंज करेंगे। जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बिहेवियरल मीन्स यूज करेंगे, बास्किंग इन द सन, एब्जॉर्बिंग हीट व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, लेकिन जैसे ही गर्मी होगी तो ये शेड में मूव कर जाएंगे। ओके, क्लियर सबको? ऑलराइट, क्लियर फ्रॉम द एनसीईआरटी स्निप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is categorized as parasite in true sense? कौन सा इनमें से पैरासाइट की तरह समझा जा सकता है? फीमेल एनोफिलिस बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस, इज दैट पैरासाइटिज्म? ह्यूमन fetus developing inside the uterus draws nourishment from the mother, is that parasitism? Head louse means lice in your head, living on human scalp as well as laying eggs in human hair, is that parasitism? Or cuckoo bird laying its eggs in crow's nest, is that true form of parasitism? Yes, let me know what will be the right answer. Let me know what will be the right answer for this. हरी अब बच्चों, थोड़ा टाइम दे रही हूँ ऑप्शंस रीड करने का, इजी हो जाना चाहिए सबके लिए। Yes, what is the right answer for this? 15 seconds from now, hurry up. 15 seconds, hurry up. Let me have water in that while. Yes बच्चों, जल्दी से बताओ what is the right answer. Last 5 seconds. 3 2 and 1, टाइम अप। बच्चों पहले भी मैंने आपको पैरासाइटिज्म में एग्जाम्पल दिया था
कि जो लाइस हैं, ओके, जुएं जिनको बोलते हैं हम हिंदी में, सो हेड लाइस जो हैं जब आपके ह्यूमन हेयर पे स्कैल्प के ऊपर फीड करती हैं तो वो बेसिकली ब्लड सकिंग एक्टिविटी कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एक्टिविटी कर रही है, जिससे उनको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, लेकिन ह्यूमंस बहुत ज़्यादा लॉस में है. सो दैट्स अ पैरासाइटिज्म एग्जाम्पल, पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक कंट्री है जिसमें बहुत हाई रेट था पॉपुलेशन ग्रोथ का, लेकिन फिर उस कंट्री ने मेजर्स लिए टू रिड्यूस दैट पॉपुलेशन. ओके, तो यहाँ पर दो फिगर्स गिवन हैं जिसमें एज सेक्स पिरामिड्स गिवन है, पॉपुलेशन के मेल फीमेल रेशियो भी गिवन है, ए एंड बी 20 ईयर्स अपार्ट. एक ग्राफ इनमें से ऐसा है जो 20 साल पहले का है और एक ग्राफ ऐसा है जो 20 साल बाद का है, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि कंट्री ने मेजर्स लिए थे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू रिड्यूस पॉपुलेशन. तो आपको इन दोनों को देख के इंटरप्रेट करके बताना है बच्चों कि कौन सा रीसेंट है ग्राफ और कौन सा पुराना है. AIPMT 2009 का क्वेश्चन बहुत पुराना है बट बहुत इजी, बहुत सिंपल. जस्ट बाय लुकिंग एट द पिक्चर यू कैन आंसर. A is more recent, shows slight reduction in growth rate. B is earlier pyramid and shows stabilized growth rate. C option है B is more recent than population is very young. या A ज्यादा earlier pyramid है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है in the growth rate. दोनों ऑप्शंस देखिए और आप बताइए कि मुझे कौन सा रीसेंट है और कौन सा पुराना है. ओके, 20 इयर्स के डिस्टेंस, 20 इयर्स के टाइम लैप से इनको रिड्यूस किया गया है ग्राफ्स को. सो 15 सेकेंड स्टार्ट नाउ, हरी अप, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर. योर टाइमर हैज ऑलरेडी बिगिन. लेट मी नो. 4, 3, 2 and 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों द राइट आंसर इज ए. इनमें से ज्यादा रीसेंट ग्राफ लगता है क्योंकि आप देखें तो इसका बेस थोड़ा ज्यादा रिड्यूस हो गया है इन कंपैरिजन टू द ग्राफ बी. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. ए ज्यादा रीसेंट है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई है, तो इसका जो आपको बेस दिख रहा है दैट हैज reduced in size. A is more recent and shows slight reduction in the growth rate. तो यहाँ पर सारे ही ग्राफ्स थोड़े थोड़े नैरो हो गए हैं साइज में, विड्थ में. ऑलराइट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन व्हाट. अगर एक एरिया में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो बच्चों उस एरिया में क्या होने के चांसेस हैं. म्यूचुअलिज्म, इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, प्रेडेशन ऑन वन अनदर. AIPMT 2007 का क्वेश्चन, लॉजिक लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा. 15 सेकेंड्स, हरी अप, ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में. यस, क्विकली. 5, 4, 3, 2 and 1, time up. Of course बच्चों it is going to have intra-specific competition within the species. competition बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. एक population का साइज बहुत बढ़ गया है, एलिफेंट का साइज बढ़ गया है, क्या हैबिट है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या हैबिटेट है, दैट इज ऑल सेम रिसोर्सेज के ऊपर फाइट होनी शुरू हो जाएगी. स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में ही फाइट करना शुरू कर देंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत डेंजरस होता है किसी भी पॉपुलेशन का, क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से कभी कभी पूरी की पूरी स्पीशीज ही एलिमिनेट हो जाती है एनवायरनमेंट से. ओके, तो जो ज्यादा लड़ते हैं वो ज्यादा एलिमिनेट होने के चांसेस रखते हैं. तो तभी कहते हैं कि खुद से अपने साथ वालों से, आपस वालों से नहीं लड़ना चाहिए. तो अगर स्पीशीज आपस में ही compete करेगी तो जल्दी उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा. ऑलराइट, क्लियर. नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीशीज शोज enormously एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर. एक रेनी सीजन की बात हो रही है यहाँ पर कि पॉपुलेशन इंसेक्ट की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट जैसे ही सीजन ड्रॉप होता है, रेनी सीजन चला जाता है, तो ये पॉपुलेशन जो है स्पीशीज की वो डिसअपियर कर जाती है. तो इससे क्या पता चलता है. AIPMT 2007 का क्वेश्चन है. एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है इंसेक्ट का. फूड प्लांट्स मैच्योर करते हैं, एंड ऑफ द सीजन डाई कर जाते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है जे टाइप का बनेगा. पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रेडेटर्स इंक्रीजेस एनॉर्मसली. किस रीजन की वजह से या क्या उसका इन्फ्लुएंस होता है कि
पॉपुलेशन इंसेक्ट स्पीशीज की रेनी सीजन में बढ़ती है और फिर एट द एंड ऑफ द रेनी सीजन ड्रॉप कर जाती है। 15 सेकेंड्स हरी आप जल्दी से राइट आंसर बताएंगे सब बच्चे, कमेंट सेक्शन में लिखिए। AIPMT 2007 का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकली पूछा गया है। ओके 4 3 2 एंड 1। ऑफ कोर्स बच्चों द राइट आंसर इज ग्राफ कैसा होगा, J टाइप। हमने J टाइप कर्व के बारे में पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जाती है। ओके एक्सपैंड करती जाती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, अनलिमिटेड। आपको पता है रेनी सीजन में वाटर इज हेल्ड एट डिफरेंट पेसेस, तो वहां पर इजीली मस्कीटोज ब्रीड कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, उसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज करती है बहुत अनलिमिटेडली। ओके पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बट एट द एंड जाकर, तो ये जो रेड वाला कर्व आप देख रहे हैं दैट इज फॉर J शेप्ड कर्व। दिस इज अ J शेप्ड कर्व। ओके J जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, फिर अल्टीमेटली जैसे ही रिसोर्सेज एकदम से हट जाएंगे, रेनी सीजन खत्म होगा, ब्रीडिंग के लिए वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ड्राइनेस आ जाएगी, सीजन चेंज हो जाएगा, तो इनकी पॉपुलेशन एकदम से एक्सटिंक्ट नहीं, मतलब वहां से वैनिश कर जाएगी। ओके नॉट एक्सटिंक्ट, क्लियर, कम हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी हमने कर्व डिस्कस किया है, उसी से रिलेटेड इक्वेशन पूछी गई, dt by dn is equal to rn, dn by rn is equal to dt, rn by dn is equal to dt और dn by dt is equal to rn। डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी गई है, AIPMT 2006 का क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का? सो लेट मी बिगिन योर टाइमर है, बेचारा टाइमर खो गया है, लेट मी रीस्टार्ट इट अगेन। सो 15 सेकेंड्स हरी आप जल्दी से बताइए। यस लास्ट 5 सेकेंड्स, थोड़े से क्वेश्चन। यस बच्चों, so of course the differential equation for exponential growth curve is dn by dt is equal to rn, where r is the growth rate and n is the population density। okay clear, NCERT book से ही पूछा गया है। relation between algae and fungi in a lichen is, किस तरह के relation में exist करते हैं algae और fungi एक lichen association में? symbiosis, parasitism, commensalism, protocooperation, बहुत easy, बहुत frequently asked फ्रॉम अदर चैप्टर्स ऑल्सो आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में भी पढ़ के आए आप। तो 15 सेकेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन, हरी अप, लेट मी नो। 7 6 5 4 3 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स एल्गी और फंजाई एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहेंगे। एल्गी प्रोवाइड करेगा फूड टू द फंजाई, इन रिटर्न फंजाई प्रोवाइड करेगा मिनरल एलिमेंट्स टू द एल्गी। ओके क्लियर, सो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप सीन इज सिम्बायोसिस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके सो दैट वाज ऑल बच्चों, आई होप आपको मजा आया, सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझ गए कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा है बच्चों तो हिट द लाइक बटन, जल्दी से पहले तो लाइक बटन प्रेस कर दो फटाफट, शेयर करो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ जो PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करो चैनल को वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका, आपको मिलती हूं मैं एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे 5:30 to 7 PM। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ अ न्यू चैप्टर। तब तक आप लगे रहो, पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहने के लिए यहाँ पर आते रहो। ऑलराइट, क्लियर, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।